प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत। इस सप्ताह के श्रोता साथी हैं ग्राम पठेना, पाटन, जिला दुर्ग के बलकरण वर्मा और इनसे बातचीत कर रही हैं सुजाता शुक्ला। सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्रोता बालकरण वर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है बालकरण जी। जी मैम, मुझे आपका अरपा परिवार ने बहुत सम्मान दिया और मुझे इस लायक समझे, इसके लिए आपका परिवार को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। जी बालकरण जी, साथ ही साथ आपकी बिटिया ज्योति वर्मा जी भी हमारी बहुत अच्छी श्रोता हैं और आज हम उनसे भी चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले कार्यक्रम में बातचीत का सिलसिला आरंभ करते हैं। हम आपसे बात करते हैं बालकरण जी। जी मैम, हमें ये बताइए कि रेडियो सुनने का शौक आपको कब से हुआ और कैसे हुआ? मैं सन 1990 से जब दूसरे का नाम सुनता था, रेडियो में प्रसारण होता था, कोई गीत में, कोई कार्यक्रम में, प्रशंसा में, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं भी लिखूं क्या और मेरा भी नाम प्रसारण होगा तो मुझे बड़ा खुशी होगा, मेरे गांव का नाम रोशन होगा। तो चालू किया हूं मैं 1990 से और 1990 से लेके नियमित रूप से मैं अभी रेगुलर कार्यक्रम सुनते आ रहा हूं और पत्र व्यवहार के माध्यम से अपना नाम भेजते आ रहा हूं। क्या बात है। तभी आज बालकरण वर्मा एक जाना पहचाना नाम है रेडियो की दुनिया में, एक बहुत सुधी श्रोता के रूप में, है ना? जी। बालकरण जी, किस उम्र से आपको रेडियो सुनने का शौक हुआ? मैं जब रेडियो सुनना चालू किया था तो मेरा ऐसे उम्र था और 17 साल का उम्र था। अच्छा, तो घर में उस समय कोई और भी सुनते थे रेडियो? मेरे यहाँ रेडियो मेरे पिताजी सुनते थे मैडम। अच्छा। वो उसी रेडियो को मैं उपयोग करके अपने रूम में पर्सनल रूप से रख के मैं सुनता था। अच्छा, मतलब पिताजी का ये शौक आपकी शौक में तब्दील होता गया और फिर आप नियमित श्रोता बन गए रेडियो के। हाँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कौन कौन से कार्यक्रम रेडियो के आपको बहुत लुभाते हैं, आकर्षक लगते हैं, अच्छे लगते हैं? वैसे तो मैं पहले कोई दूसरे स्टेशन को नहीं सुनता था मैडम। मैं पहले हमारे पास में था रायपुर आकाशवाणी जी, और वहाँ का जो कार्यक्रम था उसमें का तो मैं रेगुलर रूप से आप मन के गीत, पत्र व्यवहार का पत्र मिला, चिट्ठी मिला, चौपाल और सुर सिंगार, युवाणी, मोर भुइयां, ये सब सुनता था। हाँ हाँ। और उसमें फरमाइशी भी भेज के अपना नाम मैं सुनता था। अच्छा, तो पहली बार आपका नाम जब शामिल हुआ तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं सोचा ही नहीं था कि मेरा नाम कोई आकाशवाणी में कोई बच जाएगा। मेरे बहुत खुशी हुआ, फिर मैं एकदम से पकड़ लिया रेगुलर। अच्छा, उसके बाद फिर आपने पत्र व्यवहार का सिलसिला जारी रखा और फिर आपका नाम नियमित रूप से रेडियो में आने लग गया, है ना? जी जी। तो बालकरण जी, रेडियो के तो इतने सारे कार्यक्रम आप सुनते हैं और आपको सब कार्यक्रमों के बकायदा नाम भी याद हैं। कौन सा कार्यक्रम अरपा रेडियो का आपको सबसे अच्छा लगता है? मुझे अरपा रेडियो का पसंदीदा पहला नंबर कार्यक्रम लगता है हफ्ते का श्रोता जी। और फिर दूसरे नंबर में वही अपना कार्यक्रम है शीर्षक गीत। सुबह समीक्षक आता है, वो लगता है मेरे को अच्छा। फिर अनीस के संग मितान की पसंद, ये बहुत मतलब मन को मोहने वाले कार्यक्रम लगते हैं मैम। मतलब जब जब ये कार्यक्रम आते हैं तो आप बिल्कुल रेडियो सेट के पास जुड़कर आप सुनते होंगे और आप वहाँ से हटते नहीं होंगे। मैं बिल्कुल नहीं हटता, मैं खेत में भी रहूंगा तो मोबाइल ऐप से बिल्कुल ये कार्यक्रम सुनता हूँ। हाँ, तो खेत से मुझे याद आया बालकरण जी, आप खेती किसानी करते हैं, है ना? जी। जैसा कि आपने अभी बताया कि खेत में भी आप सुनते हैं, तो क्या आपके खेत में आप क्या लगाते हैं? खेत में हमारा ऐसा है, तांदुला नहर से जुड़ा हुआ है मैडम, और क्या है हमारा सिंगल फसल का खेती बाड़ी है। यहाँ एक बार हम लोग धान लेते हैं, धान के बाद कुछ नहीं होता। अच्छा। और इसमें पानी अभी जैसे अकाल का संभावना बन गया है जी, तो हमको तो अभी बारिश का फसल लेना मुश्किल हो गया है। हाँ, नहर पानी की सुविधा है वहाँ पर? नहर पानी का सुविधा है, तेल गांव है, लास्ट एरिया पड़ता है। अच्छा। अपना गांव वो से जुड़ा हुआ है तांदुला नहर से, और हम लोग लास्ट एरिया में पड़ते हैं जिसको हम लोग तेल गांव बोलते हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ पानी आ गया तो अच्छा है और नहीं आया तो अच्छा है। ये पाटन विधानसभा और सीएम का विधानसभा क्षेत्र है। जी जी। तो पानी नहीं है और खेती किसानी में अभी अकाल की स्थिति आ रही है, तो ऐसी स्थिति से जूझने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके गांव में और बाकी लोग क्या सोच रहे हैं इस विषय पर, हमारे श्रोताओं को बताइए।
ये ऐसा है मैम कि जहाँ जिसका भी खेत लगा हुआ है और उसके सामने बोर है, आसपास पानी, ट्यूबवेल, हाँ, उससे प्रेरित हम लोग ये कर रहे हैं कि जितना हो सके फसल को पकाओ और किसानों का फसल बचाओ और पानी दो। तो पानी पिलाने के लिए उनसे आप अनुमति लेकर फिर अपने खेत में पिलाते होंगे, है ना? बिल्कुल, उससे हम लोग बात कर लेते हैं कितना पैसा लगेगा, पकाने का ठेका ले लो और हमारा धान पकना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत धान पक जाए ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जितना भी किसान का जहाँ जहाँ बोर है या सरकारी ट्यूबवेल है वहाँ से पानी डालो और फसल को बचाओ। और जैसे ही हमारे पास तालाब है, तालाब में भर के रखे हैं पानी, उसको फिर बाद में हम लोग खोलेंगे, खोल के फिर पकाएंगे। और यही सबसे अच्छी चीज है कि सामूहिक रूप से एक दूसरे की सहायता आप लोग करते हैं और इससे आपका सबका खेत सिंचित हो जाता है और फसल भी अच्छी होती है। जी। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। सप्ताह के श्रोता इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं हमारे श्रोता बालकरण वर्मा जी और साथ ही साथ हैं इनकी बिटिया ज्योति वर्मा जी भी। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सुजाता जी। हमारे जितने श्रोता इस कार्यक्रम को सुनना चाह रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपका रुझान किस ओर है और आप क्या पसंद करते हैं? पसंद तो वही है मैम, अब अपने पास कोई कला नहीं है। कला नहीं है तो मैं तो एक ठेकेदारी का काम करता हूँ, ये एक मेरा काम है। और जो खेती बाड़ी का काम है ये है मेरा काम। और गांव में मुखिया हूँ तो गांव का सेवा करना ये मेरा शौक है। हाँ। सामाजिक जहाँ बैठक होता है, समाज का जो काम होता है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना। हाँ। और गांव का समस्या का समाधान करना। बहुत ही अच्छी बात है कि आप गांव के मुखिया हैं, तो मुखिया होने के नाते गांव की हर समस्या को दूर करने में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहती होगी। जी मैम। तो किस तरह की समस्याओं से जूझते हैं और किस किस समस्याओं का निराकरण अभी तक आपने किया है? कोई ऐसी समस्या आपको याद आती है जो आपने दूर किया हो और आपको आंतरिक रूप से बहुत खुशी मिली हो? मेरे बहुत खुशी ये होता है मैम कि गांव में जैसे बहुत दिनों से 15 साल 20 साल से किसी के यहाँ विवादित कोई जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है। उस जगह में हमको यदि बुला के हम उसको फैसला में निपटारा कर दिए, जो विवाद को हम हल कर दिए 30 साल के घटना को, तो वो मेरे लिए बहुत मतलब योगदान रखता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये जो पारिवारिक विवाद वाली जमीन वाली जो स्थिति रहती है बालकरण जी, ये सालों साल चलती चली जाती है और इससे लोगों को कोई फायदा नहीं होता। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी इस समस्या से जूझती चली जाती है। और यदि इस समस्या को दूर कर पाए हैं तो ये बहुत ही खुशी की बात है। जी, बहुत ज्यादा पेचीदा रहता है मामला गांव में, तो उस जगह तो रोज खड़ा होना पड़ता है मैम। कई जगह तो ऐसा स्थिति आ जाता है कि मतलब क्या करे, गांव में रहना है तो गांव का समस्या ही हल करना बहुत सारा काम है। जी, आपके घर में कौन कौन है बालकरण जी? मेरे घर में एक तो मैं मुखिया हूँ बालकरण वर्मा जी, दूसरा मेरा पत्नी है श्रीमती अंजनी वर्मा जी, और तीसरा में मेरा एक पुत्री है ज्योति वर्मा। अच्छा, आप 3 लोग रहते हैं जी। तो बालकरण वर्मा जी, आप तीनों सुखी से आनंदित से अपने परिवार में रह रहे हैं। कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं आप लोग? आपके गांव के आसपास कौन कौन से जगह ऐसे हैं जो पर्यटन स्थल के रूप में है या फिर आपको बेहद पसंद हैं? ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए। मेरे गांव से वैसे लगा हुआ एक तो नदी है जो मतलब उसको बोलते हैं हम लोग खारून नदी, जो रायपुर महादेव घाट में जाके क्रॉस होता है। और मेरे गांव से लगा हुआ गुजरा हुआ वो नदी है, वहाँ पर एक ठकुराइन टोला गांव करके पर्यटन स्थल जो घोषित हो चुका है। वहाँ पर प्रत्येक साल महाशिवरात्रि का मेला वहाँ आयोजन होता है। ये जगह हम लोग का है। और एक कौही करके और गांव है जो पर्यटन स्थल है, वहाँ जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर क्या देखने लायक चीज है? मंदिर है मैम, शिव जी का मंदिर है। तो शिव जी का मंदिर है। और यहाँ भी जहाँ बता रहा हूँ मैं ठकुराइन टोला, वहाँ पर भी शिव जी का मंदिर है। लेकिन ये जो ठकुराइन टोला में जो मंदिर है वो नदी के बीचों बीच है। नदी के बीचों बीच है, तो इसका नाम ठकुराइन टोला क्यों पड़ा? कुछ ऐसे किंवदंती आपको याद है या पता है आपको?
अब ऐसा तो मैं नहीं बता पाऊंगा मैं। अच्छा, जरूर कोई ना कोई इसके पीछे कहानी रही होगी। बिल्कुल कहानी रहा होगा। अगर आपको पता चलेगा तो हमें जरूर बताइएगा। हम अरपा रेडियो में इसके बारे में बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, है ना जी। मतलब आपका गांव का आसपास का क्षेत्र और आपका गांव शिव भक्त होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, यहाँ हम लोग कांवड़ यात्रा भी निकलवाते हैं जी। सावन के महीना में। हाँ, जो 1 माह तक रेगुलर चलता है और वहीं ठकुराइन टोला के शिव जी के मंदिर में जाके हम लोग समापन करते हैं। तो बहुत धूम रहती होगी वहाँ पर, महाशिवरात्रि के समय भी बहुत धूम रहती होगी। बहुत भीड़ रहते हैं मैम। तो आपके गांव में महाशिवरात्रि के अवसर पर या फिर जैसा सावन का आपने बताया उस अवसर पर लोक कलाकार लोग अपने लोक मंच की प्रस्तुति देते हैं? जी देते हैं। जैसे हम लोग समिति वाले बुलाते हैं ना कोई कलाकार, हाँ, तो आके वो लोग अपना प्रस्तुति देके चले जाते हैं इन्हीं कार्यक्रमों के बीच में। जैसे पब्लिक ज्यादा है तो पब्लिक का मनोरंजन तो चाहिए मैम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पब्लिक को मतलब इधर उधर घूमने से अच्छा कोई कार्यक्रम कराओ, शांतिपूर्वक देखते हैं बैठ के। हाँ, उन्हें आनंद भी आता है और हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, जो हमारी छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपरा और संस्कृति है वो भी जीवंत हो जाती है। जी। जैसे कर्मा है, ददरिया है, लोक नृत्य है, सुआ है, तरह के। तो कौन से आपको छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य और लोकगीत की बात चली है बलकरण जी, तो कौन से गीत संगीत छत्तीसगढ़ी आपको पसंद आते हैं? मैं तो ज्यादा पसंद करता हूँ कर्मा और ददरिया। अच्छा, ये मेरा मुख्य मतलब पसंद का कार्यक्रम है। ये दोनों आप बहुत आनंद होकर सुनते हैं? जी। सुन भैया सुन दीदी संगवारी मोर, गांव गांव बगर जाही कुष्ठ मुक्ति के अंजोर। शरीर में कोई भी दाग धब्बे दिखाई दे तो तुरंत जांच कराएं और कुष्ठ रोग से मुक्ति पाएं। कुष्ठ रोग किसी को भी हो सकता है। शासकीय अस्पताल जाएं, मुफ्त उपचार कराएं और खुशहाल जीवन जिएं। RM परियोजना की क्या पहचान? कुष्ठ मुक्त रहे हर इंसान। गांव-गांव तक जाना है, कुष्ठ रोग को छत्तीसगढ़ से मिटाना है। अरपा रेडियो द्वारा जनहित में जारी। सप्ताह के श्रोता, इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं हमारे सुधी श्रोता बलकरण वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है बलकरण जी। जी मैम। आपने जैसा कि बताया कि आप ठेकेदार हैं और आप ठेकेदारी का कार्य करते हैं। जी। तो कोरोना काल आने के बाद आपके कार्य किसी तरह से प्रभावित हुए या आपको ऐसा लगता है कि कार्य में कमी आई? ये कोरोना मेरे लिए ही प्रभावित नहीं किया है मैम, ये आम पब्लिक को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। हाँ। और इसमें मेरा भी क्या, सभी का धंधा चौपट हो गया था, ये भली भांति सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल। मेरा तो धंधा ऐसा चौपट हुआ है, 2 साल का कोरोना को झेलना, 2 साल उबरने में लगेगा। बिल्कुल, हम काफी पीछे आ गए और हमारे बीच से बहुत ऐसे हमारे चहेते लोग ऊपर चले गए। जी जी। और ये स्थिति लगभग प्रायः हर घर की हुई है कि सबने किसी न किसी अपने को खोया है और किसी तरह से दुख की स्थिति से उबर पाए हैं। जी। तो इससे उबरने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं और क्या दूसरे कार्य आपने अपने हाथ में लिए हैं या आपके गांव के जो लोग जिस कार्य को कर रहे थे वो न चल पाने के कारण दूसरे कार्य को पकड़े हैं? हम लोग अभी मुख्य रूप से गांव के जन जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग पहले अपने जीवन को देखो और भविष्य में ऐसा अनहोनी ना हो कि मतलब हमको कुछ पछतावा हो, तो अपना ये वैक्सीनेशन का काम तो पहले करो। सही कह रहे हैं। इसके लिए हम लोग ज्यादातर प्रेरित कर रहे हैं। इंजेक्शन लगवाने के लिए हम लोग रोज भेज रहे हैं। पाटन उप स्वास्थ्य केंद्र और बगल में एक और गांव है उप स्वास्थ्य केंद्र चंगोरी, वहाँ भेज रहे हैं हम लोग रोज। बिल्कुल, सरकार द्वारा जारी इस टीकाकरण अभियान में जरूर शामिल होइए और बल्कि आप अपने गाँव के मुखिया होने के नाते सबको प्रेरित कीजिए कि जल्द से जल्द दोनों टीका लगाकर इस अभियान को वो सफल बनाएं। जी, मैं अपना दोनों टीका लगवा लिया हूँ मैम। जी। और आपके घर में आपकी पत्नी और आपकी बिटिया का तो सिंगल लगा है, पत्नी का भी सिंगल लगा है और 1-2 दिन में वो जाके लगवाएंगे। जी, इस तरह से आपका भी
परिवार टीकाकरण से मुक्त हो जाएगा, दोनों टीका उनको लग जाएंगे। जी। पाटन और पठेना आपका गांव है जो कि पाटन के पास है जी। वहाँ पर और क्या क्या कार्य आप लोग करवाते हैं गांव को आगे बढ़ाने के लिए? गांव का मुख्य अब आम जनता का मांग रहता है मैम, गांव में कोई भवन हो जाए, गांव के निराश्रित लोगों को, निराधार है उसको निराश्रित पेंशन मिल जाए, इस ओर हम लोग काम कर रहे हैं। आवास का है जो केंद्रीय गवर्नमेंट का योजना, उसमें आवास के लिए हम लोग योजना लाए हैं, तो उसको योजना का लाभ लेने के लिए सबको मतलब जागरूक करते हैं। जी। सामुदायिक भवन जैसा कि आपने बताया कि उसकी भी लोगों को मांग रहती, तो आपके गांव में है सामुदायिक भवन? जी, हमारे यहाँ, मैं तो एक समाज का हूँ और बहुत सारा हमारे यहाँ समाज है, जैसे यादव है, गोंड ठाकुर है ना, साहू समाज है जी। इन सब का भवन हो चुका है, हमारे यहाँ बन गया है। हमारे वर्तमान सरकार ने हर एक जगह ये जो सड़क का चौड़ीकरण जो अपनाया है वो मेरे यहाँ पाटन से लेके भिलाई तक का जारी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके गांव के हर समाज के लोग बहुत जागरूक हैं और हर समाज बखूबी अपना अपना कार्य निभा रहे हैं। जी। सबसे बड़ी बात मेरे ये खुशी का बात है मैम कि मेरे यहाँ से 6 लेन का एक ही बार में अंजोरा से लेके आरंग तक का 6 लेन जारी हुआ है। जो अभी किसानों का खाता में पैसा डालना चालू किया है गवर्नमेंट, अब वो 2-4 सप्ताह के अंदर वो कार्य चालू हो जाएगा। अधिकारी लोग यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं रेगुलर, और ये 6 लेन का हमारे गांव से गुजरना लगभग तय है। ये भी बहुत अच्छी बात है। तरक्की के क्षेत्र में आगे आ रहा है आपका गांव, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं बलकरण जी। हम चाहते हैं कि हम आपकी बिटिया से भी बात करें जो कि हमारे अरपा रेडियो की सुधी श्रोता है। ज्योति वर्मा जी, हमारे कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते ज्योति जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारी बहुत सुधी श्रोता हैं अरपा रेडियो की, आप करती क्या है? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, बीएड कर रही हूँ अपना, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। कहाँ पर? यही मतलब अपने गाँव में ग्राम बठेना है, वहाँ पंचायत में ऑपरेटर का काम करती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप पढ़ाई कर रही हैं और पढ़ाई के साथ साथ आप कार्य भी कर रही हैं, आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए आप कार्य कर रही हैं, है ना? तो ज्योति जी, आपके पिताजी भी नियमित श्रोता हैं हमारे, आप भी हमारी नियमित श्रोता हैं। आप कब से रेडियो सुनना शुरू करी हैं? मैम मैं वही मतलब 2016 से रेडियो सुन रही हूँ। पापा तो पहले से ही सुन रहे हैं, मैं मतलब हमारे यहाँ रहता था पहले से, तो उसी को सुन सुन के बड़ी हुई हूँ। और आज भी हमारे यहाँ रेडियो रखा है, मैं नियमित उसमें कार्यक्रम सुनती रहती हूँ। मोबाइल में भी ऐप्स डाउनलोड वगैरह करके रखे हैं, उसमें भी मतलब गाना सुनती हूँ मैं खाली टाइम में। जैसे भी पंचायत में अगर खाली फ्री टाइम मिल जाता है मेरे को, मैं ऐसी कार्यक्रम वगैरह सुनती रहती। कभी कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला कि पहली बार ही आप इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं? नहीं मैम, ऐसा मौका कभी नहीं मिला। मतलब आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे को आपके कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला है। चलिए, बहुत बहुत खुशी की बात है। आपको तो सर्वप्रथम हम बधाई देते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले कार्यक्रम में जुड़ रही हैं रेडियो के, और आगे आप इसी तरह से जुड़ती रहेंगी, हमारे कार्यक्रम को सुनती रहेंगी और उसे लोकप्रिय भी बनाती रहेंगी, है ना? जी मैम। मानसिक रोग से जुड़े रोगियों से बात करें, बातें नहीं। अरे मालूम है, वर्मा जी का बेटा ना पागल है। क्या हुआ उसे? अरे वो मनोचिकित्सक के पास जाता है। अरे बेवकूफ, वो पागल नहीं। जैसे हमें सर्दी बुखार होता है ना, वैसे ही उसे मानसिक रोग होगा। हम इस तरह की बातें करते हैं ना, इसीलिए तो लोग मानसिक रोग बताने से डरते हैं। आप लोग भी याद रखिएगा, अगर आप अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में नहीं रखेंगे तो कोई ऐसा ही इंसान ड्राइविंग सीट पर बैठकर आपकी जिंदगी चलाने लगेगा। अच्छा बताइए, कुर्सी खरीदते वक्त हम कितनी सारी कुर्सियां ट्राई करते हैं, वैसे ही अपनी जिंदगी चुनते वक्त भी तो ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए ना। और हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि काश आपकी बात हर किसी को समझ आती तो कितना अच्छा होता, याद रखिएगा हर कोई आपकी तरह स्मार्ट नहीं है, इसलिए आप भी बात करिए, बातें नहीं। अरपा रेडियो द्वारा जनहित में जारी। तो
ज्योति जी ये बताइए आपके क्या क्या शौक हैं? मैम मेरा शौक सिर्फ पढ़ना है और खेलना कूदना गाना सुनना, बहुत सारा शौक है मैम। मैम मेरे को आर्ट में मेहंदी वगैरह और वर्किंग जैसे झूमर वगैरह बनाना और ये सब चीज बहुत पसंद है, सिलाई करना पसंद है। अच्छा, मैं खेल वेल में भी भाग लेती हूँ। अरे वाह, तो खेल में कौन से खेल खेलती हैं आप? मैम वही वॉलीबॉल खेलती हूँ और खो कबड्डी वगैरह। कभी बाहर जाने का अवसर प्राप्त हुआ? हाँ मैम, रायपुर गए थे हम लोग, लेकिन वो ऐसी मतलब हम लोग का गेमिंग टाइम था। एनसीसी वगैरह में मेरा रहा है, एनएसएस में भी रहा है। एनसीसी के थ्रू हम लोग गेम वगैरह खेलते रहे हैं अभी तक। अरे वाह, मतलब आप बहुत ही एक्टिव रही हैं अपनी इस स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के समय में। जी मैम। और अभी भी निरंतर जारी है आपका ये शौक? हाँ जी मैम, अभी भी ये शौक रखती हूँ मैं अभी। चलिए, बहुत खुशी की बात है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और उन्नति करते रहें। जी मैम। ज्योति जी ये बताइए कि आप ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग बहुत सारे सपने रखते हैं अपने जीवन में, है ना? कोई चाहता है कि बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाऊं, कोई चाहता है कि बहुत अच्छी नौकरी कर लूं, कोई चाहता है कि कुछ ऐसा कलाकार बन जाऊं जिससे देश दुनिया में मेरा नाम रोशन हो जाए। आप क्या चाहती हैं? आपका क्या सपना? मैम मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो पढ़ रही हूँ, बीएड कर रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने मतलब जो मैं शिक्षा प्राप्त की हूँ उसके माध्यम से मैं जितना अपना अनुभव है मैं बच्चों में बांट सकूँ, उसको कुछ सिखा सकूँ। ये मेरा ड्रीम रहा है अभी तक का, इसलिए मैं टीचिंग लाइन में जाना पसंद करती हूँ। बहुत खुशी की बात है ज्योति जी, आप उसी क्षेत्र में पढ़ाई भी कर रही हैं, बीएड की पढ़ाई भी कर रही हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएं, आप बच्चों को अपने जैसा बनाएं, बल्कि बच्चे आपसे भी ऊंचा आगे प्रगति करें, ऐसे हम सब की कामना है। और इस तरह के शिक्षक जो अपने लिए न सोचकर आगे भविष्य के लिए सोचते हैं, निश्चित तौर पर उनके पढ़ाए बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। जी मैम, धन्यवाद मैम। जी ज्योति जी, चलिए बात कर लेते हैं कुछ खाना पकवान बनाने की, है ना? क्योंकि हर महिलाओं, हर लड़के अपने अपने शौक होते हैं, अपने अपने पाक विद्या में निपुण होती हैं। तो हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी पकवानों की। तो आपके बठेना में, मुझे ऐसा लगता है पाटन में बहुत सारे छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनते भी होंगे। तीजा में अलग बनेगा, ठेठरी खुरमी तो मेरे ख्याल से प्राय हर घर बनता ही है। इसके अलावा दूसरे भी पकवान बनते हैं। तो कभी आपको पकवान बनाने में कोई रुचि आई है? हाँ मैम, मैं मतलब अपनी मम्मी के थ्रू, मम्मी जितना भी पकवान बनाती है, जैसे मतलब खाना वाना बनाती है, उसको देखती हूँ, वो जो सिखाती है उसको सीखती हूँ। बहुत सारा मतलब मिठाई वगैरह भी, मतलब जैसे रसगुल्ला वगैरह बनाना रहता है तो वो बताती है मेरे को, ऐसा बनाना है, ऐसा करना है, ऐसा करके। और जो हमारा ये बनाने का ठेठरी है, खुरमी है, सब चीज वही सिखाती है मेरे को। मतलब माँ आपकी प्रथम गुरु है पाक कला के उसमें, और वैसे भी हर बच्चे की प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। तो माँ का कौन सा गुण आपको सबसे अच्छा लगता है अभी तक का? माँ का गुण मैम, वो सबके लिए अच्छा ही सोचती है, मतलब बच्चों को बहुत प्यार करती है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हमेशा मेरा हर चीज में ध्यान रखती है। माँ का सबसे बड़ा गुण है वात्सल्य, और सबके प्रति, हर बच्चों के प्रति समान प्यार, प्रेम और वात्सल्य, है ना? हाँ। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। सप्ताह के श्रोता, इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सुजाता, और श्रोताओं आज हम बातचीत कर रहे हैं हमारे सुधी श्रोता बलकरण वर्मा और उनकी सुपुत्री ज्योति वर्मा जी से। ज्योति वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। ज्योति जी, अभी हमने बात की आपके शौक के बारे में, हमने बात की आपकी पाक कला के बारे में, हमने बात की आपके खेल कूद के बारे में। भविष्य में आप क्या बनना चाहती हैं शिक्षिका के अलावा? शिक्षिका तो आपका कैरियर हो गया, इसके अलावा आप और क्या सोचती हैं अपने बारे में? इसके अलावा मैं मतलब अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं, उसको मतलब बहुत कुछ अभी समाज में बुराई वगैरह जितना भी है, तो हम लोग युवाओं को ये प्रेरणा दे सकें कि आगे
समाज में क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल, अंधविश्वास से दूर हो गए हैं आपका गांव? अंधविश्वास से बहुत दूर है गांव, लेकिन अभी भी कुछ मतलब बच्चे लोग में अशिक्षा के क्षेत्र बहुत हो गया है। शिक्षा का अभाव पाया जाता है यहाँ। हाँ। पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं और यहाँ कोविड-19 के कारण और बच्चे लोग का पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाता है, तो जन जागरूकता लाने का पूर्ण प्रयास करूंगी, ये सोच रही हूँ। बहुत ही अच्छा सोच रही हैं ज्योति जी, और आपकी ये जो सोच है ये जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि हम सच्चे मन से और अच्छी इच्छा के बल पर जो भी कार्य सोचते हैं वो जरूर पूर्ण होता है। जी मैम। तो आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई, हमें आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद मैम, आपके थ्रू मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुई हूँ। पहली बार मेरे को मौका मिला है कि मैं अपनी बात सभी लोगों तक, सभी श्रोताओं तक पहुँचाऊँ। मेरे को आपके कार्यक्रम में जुड़कर बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके रेडियो परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगा ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बलकरण जी, आपकी बिटिया से अभी हम बात कर रहे थे और आपके बारे में भी जाते जाते हम ये जानना चाहेंगे कि आगे आप क्या सोच रहे हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने देश को लेकर, अपने समाज को लेकर। अब यही सोचना है मैम कि ये कोरोना काल से सब सुरक्षित रहे, मास्क लगाए और अपना भविष्य उज्जवल बनाए, पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़े, उन्नति करे। जी, बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी बलकरण जी, ईश्वर करे आपकी ये सोच जरूर पूरी होगी। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, हमें अपना इतना कीमती समय आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रगुजार हूँ मैम मैं अरपा परिवार का कि मुझे इस लायक चुने हैं कि मेरे से वरिष्ठ जन और श्रोता है जिसको मैं बहुत सम्मान पूर्वक आदर करता हूँ, और मैं तो एक कम पढ़ा लिखा श्रोता हूँ, और मेरे से वरिष्ठ जन हैं जो मेरे जगह में वो लोग भी आए और उनका विचार मैं जानना चाहूंगा। जी जरूर, आपकी ये कामना पूर्ण होगी बलकरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैम। सप्ताह के श्रोता, इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे हमारे सुधी श्रोता श्री बलकरण वर्मा जी और उनकी सुपुत्री सुश्री ज्योति वर्मा जी से, और इस कार्यक्रम से अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपकी दोस्त सुजाता शुक्ला। धन्यवाद। धन्यवाद। ग्राम बठेना, पाटन, जिला दुर्ग के श्री बलकरण वर्मा थे हमारे इस सप्ताह के श्रोता। साथ ही थी इनकी बेटी अरपा रेडियो की श्रोता ज्योति वर्मा भी, और आज इनसे बातचीत की सुजाता शुक्ला ने, और कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ठाकुर ने। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।